वेलकम टू मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंटर्स इंटेलेक्चुअल हब में हम सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के मुताबिक बात करते हैं। उन सब्जेक्ट्स में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चंस, इसके तहत हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आज हमने सोशल साइंसेस के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को ऑप्ट किया है। हम सोशियोलॉजी के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं 11th से लेकर पीजी लेवल तक, जितने भी सोशियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट हैं, उन बेसिक कंसेप्ट्स पे हम आज बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं सोशियोलॉजी के दो एक्सपर्ट्स, मिस्टर इशफाक अहमद मलिक। माशाल्लाह इन्होंने सोशियोलॉजी में 2 टाइम्स JRF किया है, नेट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इनका है। ये प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, हायर लेवल तक सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ है मेरे एक और एक्सपर्ट मिस्टर मोहम्मद इकबाल ज़ारगर। सोशियोलॉजी में इनका नेट है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ इनका जो कनेक्शन है वो प्राइमरी से लेकर पीजी लेवल तक है। तो आज हम सोशल साइंसेस, सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। हमारा एम ये है कि इस सब्जेक्ट के हवाले से एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। दूसरा, हमारी जो स्टूडेंट्स है जो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो, उनको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, इस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट के मुताबिक थोड़ी बहुत जानकारी इनको प्रोवाइड करें। उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को गौर से देखेंगे और हमें ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट हम करेंगे इशफाक साहब से। इकबाल साहब, सोशल साइंस के मुतालिक हमें पता है कि सोशल साइंसेस सब्जेक्ट क्या है, किन चीज़ों से डील करता है। फिर सोशल साइंसेस में हमें आता है इम्पोर्टेंट है इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वैसे भी सोशियोलॉजी भी इसकी एक डिसिप्लिन है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने सोशियोलॉजी के मुताबिक डेफिनेशन दी है। तो इतनी सारी एक्सपीरियंस आपके साथ है, हमें आप एक ऐसी डेफिनेशन सोशियोलॉजी की बताएं, है क्या, व्हाट इज दिस सोशियोलॉजी इन एक्शन, और कॉमन सेंस में सोशियोलॉजी किस चीज़ को आप कहते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी इन ह्यूमन पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली सर, जैसा कि आपने बोला कि जितने भी सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। जैसे जो फाउंडिंग फादर सोशियोलॉजी के है, अगर हम अगस्त 1 की बात करें, इसने ये टर्म कॉइन की है पहले 1839 में। तो 1839 से पहले इसका वजूद नहीं था एज एकेडमिक डिसिप्लिन। उससे पहले भी सोशियोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा जाता था, लेकिन एज एकेडमिक डिसिप्लिन 1839 में पहले नहीं था। तो अगस्त कौन पहला आया तो उसने पहले टर्म दी, तो उसने भी अपनी डिफिनेशन दी है। उसने बोला है कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना। या उसके बाद अगर इमाल दुर्खीम अनदर फाउंडिंग फादर जो है उसने बोला कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स व्हिच आर कोर्सिव इन नेचर। डिफरेंट स्कॉलर्स आए फ्रॉम टाइम टू टाइम, उन्होंने अपनी डिफिनेशन दी। लेकिन बच्चों के लिए मैं एक कॉमन डिफिनेशन इस तरीके से उनको बोलना चाहूँगा कि इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इन ए साइंटिफिक मैनर। तो ये चीज़ अगर बच्चे याद रखें तो डेट इज एनफ, क्योंकि उसमें फिर सोशल फैक्ट्स भी आएंगे, सोशल प्रोसेसेस भी आएंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। Everything will be covered in that definition. So better for the students is कि वो ये definition याद रखे, it's a systematic study of society in a scientific manner. Systematic study of Exactly. society in a scientific manner. in a scientific manner. Exactly. Okay, बहुत अच्छा। शख्स साहब, यहाँ जो टर्म निकली वो है सोसाइटी। हमें पता है कि सोसाइटी एक ऐसा फिनोमेना है जो शायद एक बॉर्डर क्रिएट करता है बिटवीन मैन एंड रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो किस चीज़ को हम सोसाइटी कहते हैं? देखिए सर, टर्म सोसाइटी जो है ये सोशियोलॉजी में एक बेसिक टर्म है। जैसा कि साथ में भी बोला, सोशियोलॉजी को कहा जाता है इट इज़ स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर हम कॉमन पीपल की बात करेंगे, वो अपने डे टू डे लाइफ में शायद सोसाइटी इस चीज़ को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल। सही बात। पीपल इन देयर डे टू डे लाइफ थिंक ऑफ सोसाइटी एज कलेक्शन और कांग्रीगेशन ऑफ पीपल, बट इन सोशियोलॉजिकल मैनर आई शुड से सोशियोलॉजी में ये टर्म थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज होती है। इन सोशियोलॉजी सोसाइटी रेफर्स टू वेब ऑफ पैटर्नल रिलेशंस,
ये जो लोग होते हैं उनके बीच में रिलेशंस होती हैं, उन सारे रिलेशंस को बोलेंगे हम सोसाइटी। यानी mere presence of people does not make a society. To form a society, the people must, I should say, लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए आपसे। अगर किसी जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, वो सोसाइटी तब तक नहीं बनेगी जब तक ये लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा वहाँ पे एक टर्म आती है, जैसे हम सोशल साइंस में टर्म इस्तेमाल करते हैं, इंटरडिपेंडेंस। क्या ये इंटरडिपेंडेंस का फिनोमेना है जो ये क्रिएट करता है सोसाइटी में? इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि मतलब जो अकेले रहेगा वो या तो खुदा है या तो कोई बीस्ट है। सही बात। सोसाइटी में लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे इंसान को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरडिपेंडेंस से सोसाइटी का बेसिक कैरेक्टर। सही बात। सोसाइटी में कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे एक तो पॉपुलेशन है, लोगों के बिना सोसाइटी बन ही नहीं सकती है। ज़मीन भी है, जोग्राफिकल एरिया, हाँ जोग्राफिक जहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि लोग तो हवा में नहीं रह सकते हैं। सही बात। उस सोसाइटी में जो लोग हैं उनका एक कल्चर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कल्चर। लोगों का कल्चर होता है, और सोसाइटी मतलब एक सोसाइटी में एक कल्चर होता है। दुनिया में अब बहुत सारी सोसाइटीज़ है, हर किसी सोसाइटी में अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो कल्चर क्या है? कल्चर किस चीज़ को हम सोशियोलॉजी में कल्चर जब हम डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है कि ये कल्चर इंसान की ज़िंदगी के साथ कितना जुड़ा होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता हुआ कि कल्चर किस चीज़ को हम कहें। कभी इंसान भूल ही जाता है कि अगर मैं मैं किस चीज़ को कल्चर एक कहूँ। सोशल साइंटिस्ट है, उसका नाम है ओटावे ने एक सिंपल डेफिनेशन दिया है कल्चर का। द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी इज द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ दैट सोसाइटी। हर किसी सोसाइटी में अपने अपने तरीके होते हैं, हम खाना कैसे खाते हैं, कौन सा ड्रेस पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल देंगे, हमारे कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हम अपना कश्मीरी ड्रेस पहनते हैं, कश्मीरी फूड्स यहाँ पे होते हैं। ऐसे ही पंजाब में अलग ड्रेस होता है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। ऐसे इंग्लैंड की बात करेंगे, वहाँ पे लैंग्वेज अलग है, यहाँ वहाँ के ड्रेसेस अलग है। तो ये सारे कल्चर्स बन गए, ठीक है। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर की जो सबसे मोस्ट बेस्ट डेफिनेशन है ए बी टेलर ने दिया। ए बी टेलर हैज सेड दैट कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड्स नॉलेज, morals, beliefs, customs, laws and any other capabilities acquired by man as a member of a society. बहुत अच्छा। मेरा अपना ज़ाती सवाल है जो मैं आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ। जब हम कल्चर की बात करते हैं एज सोशियोलॉजिस्ट, क्या ये सही है एज पर सोशियोलॉजी कल्चरल रिलेटिविज्म? हम किसी कल्चर को ऊपर लेते हैं, किसी कल्चर को नीचे लेते हैं, किसी कोई कल्चर कभी क्लेम ये करता है कि दैट आवर कल्चर इज डोमिनेंट ओवर द अदर कल्चर। क्या एज सोशियोलॉजी सर किस हद तक ये सही है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊँगा कल्चर के जो कुछ फीचर्स हैं। कल्चर जो है, सबसे पहले बात हमें याद रखनी है, ये सोशल है, नेचुरल नहीं है। कल्चर लर्नड भी है, ये हम दूसरों से ही सीखते हैं। और कल्चर जो है ये ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसमिसिव, हाँ जिस ट्रांसमिसिव। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज जो हो वर्ल्ड में, किसी कोई सोसाइटी होती है उनको लगता है कि हमारा कल्चर दूसरों के कल्चर से अच्छा है, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म मीन्स कि माय कल्चर इज सुपीरियर दैन as compared to अदर कल्चर। एक और टर्म है, रेयरली हालांकि लोग उसको यूज करते हैं, जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म मीन्स फॉरेन कल्चर मेरे कल्चर से अच्छा है, ठीक है। अपोजिट इथनोसेंट्रिज्म। अगर हम इथनोसेंट्रिक भी यूज़ करेंगे ना, पर्टिकुलरली आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अगर मैं कह दूँगा मेरा कल्चर अच्छा है, ये कहेगा इसका कल्चर अच्छा है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। कल्चरल ट्रेड जो होते हैं, मैं कह दूँगा कि मेरा ही ट्रेड अच्छा है, वो कहेगा मेरा ट्रेड अच्छा है, तो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सही बात है, जैसा होता है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अच्छी टर्म है कल्चरल रिलेटिविज्म, रिलेटिविटी। हाँ, कि कल्चर जो है, हर कोई कल्चर अपने अपने लोगों के लिए ठीक है। मेरा कल्चर मेरे लिए ठीक है, आपका कल्चर आपके लिए ठीक है। सही। कल्चरल बेसिस पे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सोसाइटी में या किसी कल्चर में जो फोबिया है कि उनका कल्चर सबसे ऊपर है, उनकी कल्चर की जो सैंक्टिटी है दैट इज डोमिनेंट ओवर द अदर कल्चर्स, सो एज पर सोशियोलॉजी इट इज 100% इनकरेक्ट। यानी हमें कल्चरल इक्वालिटी देनी चाहिए, कल्चरल रिलेटिविज्म। हाँ, कि मेरा कल्चर मेरे लिए ठीक है, आपका कल्चर आपके लिए ठीक है, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी चाहिए। एक और सवाल जो वहाँ पे हुआ, कल्चर की बात आपने की, सोसाइटी की बात आपने की, ये कम्युनिटी फिर क्या है? देखिए सर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला सोसाइटी इज अ वेब ऑफ पैटर्न इंटरैक्शन। सही बात है। अगर एक छोटा मोटा इलाका होगा,
इन्हें सोसाइटी में हम ऐड करेंगे टेरिटोरियल आस्पेक्ट। ठीक है ठीक है। टेरिटरी। टेरिटरी एक टेरिटरी है, इन्हें ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें कुछ लोग रहते हैं, Okay. उन लोगों के बीच में वी फीलिंग्स है, यूनिटी है, हाँ, कम्युनिटी सेंटिमेंट है, इसको बोलेंगे हम कम्युनिटी। आई मीन टू से a community is a part of a society. पार्ट ऑफ ए सोसाइटी। Yes, we can have more than one communities in a single society. इन ए सिंगल एक सोसाइटी। विलेज को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं, एक ट्राइब को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राइब जो है ना उनका कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे हमारे गुजर्स एंड बकरवाल जम्मू कश्मीर में होते हैं, है ना, ऐसी डिफरेंट जो ट्राइब्स है वो डिफरेंट पर्टिकुलर एरिया उनका होता है, तो ट्राइब एक कम्युनिटी है। इन्हें कम्युनिटी में कम्युनिटी फीलिंग होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेरिटरी। सो वी कैन से कि एक कल्चर बहुत सारी कम्युनिटीज को अकोमोडेट करता है। सही बात है। कम्युनिटी में ये कम्युनिटी और सोसाइटी में ये डिफरेंस है, कम्युनिटी में टेरिटरी जरूरी है, सोसाइटी में टेरिटरी जरूरी नहीं है। कम्युनिटी में वी फीलिंग होता है, वी फीलिंग सोसाइटी में कभी वी फीलिंग होता भी है, कभी होता भी नहीं है। सही है, बहुत अच्छा। इकबाल साहब, हर कोई सब्जेक्ट, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे वो नेचुरल साइंस हो, जब हम नॉलेज एज ए होल की बात करते हैं या सब्जेक्ट एज ए होल की बात करते हैं, जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स है, चाहे वो सोशल साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, तो हर किसी सब्जेक्ट का एक जनरल एम होता है और दूसरा होता है स्पेसिफिक एम। जनरल एम होता है सबू का नॉलेज गेन हो, क्यूरियोसिटी डेवलप हो, लॉजिकल रीजन डेवलप हो, या हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हर किसी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक एम अलग अलग होता है। मुझे लगता है कि शायद जब हम टीचर्स की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, तो शायद हम उस एम को भूल जाते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं शायद हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका पर्टिकुलर एम क्या है, स्पेसिफिक एम क्या है। तो एज सोशियोलॉजिस्ट क्या है स्पेसिफिक एम ऑफ द सोशियोलॉजी, यानी आपके दिमाग में क्या होता है जब आप हायर लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं? एग्जैक्टली सर, जैसा आप कह रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एम होता है, तो यही एम जो अलग एम होता है, स्पेसिफिक एम, ये सोशियोलॉजी को अदर डिसिप्लिन से डिफरेंशिएट करता है। सही बात है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इट डील्स विद द इकोनॉमी। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, वो इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो सोशियोलॉजी एज ए सोशल साइंस और अदर सोशल साइंस में फ़र्क सिर्फ यही है कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है। ये जनरल साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एम नहीं है, एक पर्टिकुलर एम अदर देन एकेडमिक एम, इसके बहुत सारे एम्स है। जैसे जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम में एक इल्यूमिनेशन अबाउट सोशल वर्ल्ड हो जाती है। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या है? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर। जस्ट इशफाक साहब वाज सेइंग जस्ट कि जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इस सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले अगर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो आई एम लिमिटेड टू माई ओन सोसाइटी। बीइंग ए कश्मीरी, मुझे सिर्फ कश्मीरी सोसाइटी का पता है। जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ तो मुझे अदर सोसाइटीज़ का भी पता चलता है। जैसे अभी आपने एक टर्म यूज़ की थी इथनोसेंट्रिज्म, तो इथनोसेंट्रिज्म के उस वो एक प्रॉब्लम है सोशियोलॉजी में। तो उससे बाहर निकल कर जब हम आते हैं तो सोशियोलॉजी हमें सिखाता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी इतनी एसेंस है आप में एक हम क्या कहेंगे इसमें, आप में एक ये जज्बा पैदा होता है कि आप अदर कल्चर्स को भी अंडरस्टैंड करते हो। आप रास्ते में चल रहे हो, आपने किसी को देखा है, फॉर एग्जांपल कोई रास्ते में कोई भीख मांग रहा है, ठीक है। एज अ सोशलिस्ट जब उसको देखते हो तो आम आदमी, कॉमन मैन उसको ये कह सकता है, सबसे पहले ये कह सकता है कॉमन मैन उसको कि आप तो हट्टे कट्टे हो, आप क्यों भीख मांग रहे हो। लेकिन सोशलिस्ट ऐसा नहीं कह सकता। सोशलिस्ट को कह सकता है कि he can understand, he has an empathetic nature towards him। वो सारी सर्कमस्टेंस को पहले एनालाइज करे कि ये क्यों आ रहा है भीख मांगने। अगर ये हट्टा कट्टा बंदा है फिर ये भीख क्यों मांग रहा है, ये इसलिए मांग क्योंकि इसके पीछे कुछ और पर्सपेक्टिव्स होंगे, इसके पीछे कुछ और रीजंस होंगे। यही सारे रीजंस एक सोशलिस्ट को डिफरेंशिएट करवाते हैं अदर सोशल साइंस में। तो आपका कहना सही है कि इसकी भी एक एम है, दैट इज वो अप टू दिस स्पेसिफिक एम अबाउट एकेडमिक, लेकिन अदर एम हमको डिफरेंशिएट करवाता है अदर एनिमल्स से। यानी जैसे आपको याद ही है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सोशल एनिमल इसको सोशियोलॉजी बनाता है। दैट इज द मेन पॉइंट। सोशल एनिमल इसको, यस एग्जैक्टली, सोशियोलॉजी। मैं सर की बात पे ऐड करूँगा। देखिए सर, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इसमें बहुत अहम रोल होता है। सोशियोलॉजी जब एस्टैब्लिश हुआ ना एकेडमिक डिसिप्लिन, सही, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत अहम रोल रहा है इसमें। कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिस्टर्ब होता था, और उस वक्त के स्कॉलर जो थे ना
वो कह रहे थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर कब से कैसे मेंटेन हो सकता है। एक दो स्कॉलर्स हैं जैसे डी बोनाल्डो डी मेस्टर, वो बोल रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए विच गो बैक टू द मिडिवल टाइम्स, क्योंकि मिडिवल टाइम्स में वापस जाना बहुत मुश्किल था। अगस्ट काउंटर जो था ना वो भी एक उन जैसा, उनको बोले काउंटर रेवोल्यूशनरीज ना, वो भी ऐसा ही था, लेकिन उसने कहा नहीं वापस जाना बहुत मुश्किल की बात है। उसने सोचा था कि हम सोशल रिफॉर्म करेंगे। जो अर्ली सोशलॉजी था ना उसका एम था सोशल रिफॉर्म, लेकिन बाद में जब सोशलॉजी में डेवलपमेंट हुए तो आज सोशलॉजी में हम ये देखते हैं कि सोशलॉजी का असल मकसद है कि सोसाइटीज़ की जो नॉलेज है ना, सोसाइटी के बारे में नॉलेज रिवील करना। उससे क्या होता है, हम देखते हैं कि आजकल वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके पीछे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इंडिया चाइना में, चाइना यूएस में, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सोशलॉजी की नॉलेज से अगर हम रिसर्च करके मतलब एक नॉलेज वहाँ से जो निकलेगा ना, हमें एक दूसरे की अवेयरनेस होगी और हमें जो एक दूसरे के बारे में जो है ना मतलब गलत फहमियाँ वो हम दूर कर सकते हैं और सोशलॉजी की नॉलेज से हम एक अमन पैदा कर सकते हैं। तो सब क्या हम ये कह सकते हैं दैट कन्फ्लिक्ट इज द रीजन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और वी कैन से लैक ऑफ अवेयरनेस? आई थिंक देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयर नहीं है, पता ही नहीं है इसका। सोशलॉजी की नॉलेज से हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सकते हैं और हमें एक बेटर वर्ल्ड मिलेगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो। तो सब मेरा एक और सवाल यहाँ पे है, अगर हम देखते हैं आजकल वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एब्सेंस ऑफ पीस। और जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ों पे होते हैं, या कल्चर के बुनियाद पे, या रिलीजन के बुनियाद पे, या ट्रेड के बुनियाद पे, और या हम देखेंगे ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा। क्या इन सारे मसलों को सोशियोलॉजी एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए सर, अगर हम रिलीजन की बात करेंगे, आजकल कम्युनलिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात। रिलीजन की बिना पे लोगों को मारा जाता है, वो मॉब लीचिंग्स हो जाती है रिलीजन्स की बुनियाद पे। सोशलॉजी रिसर्च से हम ये दूसरे रिलीजियस जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, इंटर रिलीजियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनको हम दूर कर सकते हैं। मतलब इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू मुस्लिम, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग से हम उनको दूर कर सकते हैं सोशलॉजी की नॉलेज से। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जब दूर हो जाएंगे तो अमन पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है दैट इट वाज द एसेंस ऑफ वी कैन से सोशियोलॉजी, एंड दिस वाज कि व्हाट इज इट दैट मेक सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स। सही बात है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी में, दैट इज फैमिली। मुझे लगता है स्टार्ट यहाँ से ही होता है। जैसे हम जब हम पीछे जाते हैं तो प्लेटो का कंसेप्ट था बेसिक इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे कंसेप्ट था जब प्लेटो ने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं इंडिविजुअल से स्टार्ट होगा, लेकिन एरिस्टोटल ने कहा नहीं फैमिली से स्टार्ट, ग्रुप से स्टार्ट होगा। तो मेजॉरिटी जो स्कॉलर्स हैं या मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इसी चीज़ पे बिलीव करता है दैट फैमिली इज द बेसिक यूनिट। ओके, सो इकबाल साहब, व्हाट इज दिस फैमिली? किस चीज़ को क्या है? जैसे आपने बोला कि ग्रुप है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो फैमिली है अदर ग्रुप से इसको सिर्फ रिलेशन डिफरेंशिएट करवाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फैमिली। हाउस होल्ड एंड फैमिली, बहुत अच्छी बात है। हाउस होल्ड हम किसको कहते हैं और फैमिली किसको कहते हैं? फैमिली किसको कहते हैं? हाउस होल्ड में भी मेंबर्स हो सकते हैं, फैमिली में भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हाउस होल्ड में जो मेंबर्स होते हैं दे आर नॉट नेसेसरी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जरूरी नहीं है, वो रेजिडेंशियल यूनिट है। लेकिन फैमिली के जो मेंबर्स है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। यही जो एक मेन डिफरेंस है, डिफरेंशिएट करवाती है किस पे, एक दिस फैमिली। और आजकल एक और कंसेप्ट आया है हमारे समाज में, अगर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देख, आजकल इंडिया में भी बहुत है, दैट इज कोहैबिटेशन। हाँ, तो इट इज़ एन इंसिस्ट टैबू, एक किस्म का टैबू है इस वक्त, हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हम कॉमन डेफिनेशन में लिव इन रिलेशन भी कह सकते हैं। तो उसमें जो मैन एंड वुमेन रहते हैं वो विदाउट मैरिज रहते हैं, नहीं उनमें लेजिटिमेशन कोई नहीं होती, तो दैट मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड, दैट्स नॉट फैमिली। इवन दो दे कैन हैव सेक्सुअल रिलेशन आल्सो, बट दैट्स नॉट फैमिली, दैट्स नॉट फैमिली। दे कैन हैव आल्सो चिल्ड्रन, बट दैट्स नॉट फैमिली, बिकॉज रिलेशन मस्ट। तो फैमिली इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करवाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ रिलेशन। अच्छा, तो बेसिक यूनिट ये है, फंडामेंटल ये है जिससे बिल्डिंग तामीर होती है, इसके बाद कल्चर आता है, सोसाइटी। फैमिली इज अ सोशल ग्रुप which comprises of husband, wife and their children. Sometimes they may not have children. Sometimes but they may still not it is a have family.
सही बात है। मेन थिंग इज रिलेशन। यहाँ हम इस पे नहीं आएंगे, आप न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली या बाकी चीज, लेकिन That's simple एज terms. सोशियोलॉजिस्ट कितना आपको लग रहा है कि फैमिली की इंपॉर्टेंस कितनी है? बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली तो मेन यूनिट है, जो जैसे सोशलाइजेशन स्टार्ट तो वहीं से होती फैमिली से। है। एक बच्चा जब 2 इयर्स 3 इयर्स का हो जाता है तो जितना भी कल्चर्स को लर्न करना है वो फैमिली में ही करता है। तो प्राइमरी सोशलिज्म वहीं पे होती है, फैमिली सोशलिज्म वहीं पे होती है। असल में जो फैमिली है ना, एक तो वहाँ जो हमें न्यू जनरेशन होती है वो फैमिली से ही पैदा होती है, उनकी जो सोशलाइजेशन है वो वहीं से होती है, उनकी जो एजुकेशन नीड्स है, इकोनॉमी वो सब फैमिली ही फुलफिल करती है। एलकर पार्सन से स्टेटमेंट दिया है ना, फैमिलीज आर द फैक्टरीज व्हिच प्रोड्यूस ह्यूमन पर्सनालिटी। सही बात है, सही बात है। डॉक्टर साहब, ये जो फैमिली रिलेशंस की हम बात करते हैं, एक पैराडिग्म शिफ्ट जिसे हम कहेंगे, आपने बात की, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फैमिली की इंपॉर्टेंस चेंज हुई और एक नया कंसेप्ट आया मॉडर्न फैमिली का। तो क्या हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन में? जब हम बात करते हैं फैमिली एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बहुत करीबी से इनका रिश्ता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैमिली का कंसेप्ट ही चेंज हुआ, एवरीथिंग ऑफ फैमिली चेंज। तो क्या हुआ हमें बताइए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैमिली से के साथ क्या हुआ, कैसे चेंज हुए? देखिए सर, अगर हम ट्रेडिशनल फैमिली की बात करेंगे ना, ट्रेडिशनल फैमिली एक जॉइंट फैमिली होती है, उसमें जो फैमिली का हेड होता था, अक्सर ट्रेडिशनल फैमिलीज एग्रीकल्चरल फैमिलीज होती थी, और फैमिली का हेड जो था वो खेत में वो काम वगैरह करते थे, और घर के जो सारे मेंबर्स थे वो उसको हेल्प करते थे। सही है, मतलब प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन जो फैमिली में सारे मिलके काम करते थे, वहाँ से कुछ पैदावार निकलता था, वो मार्केट में बेचते थे, अपने लिए भी कंज्यूम करते थे, तो उससे उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन जो इंडस्ट्रियल को बोलते हैं विंडोज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जैसे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, हाँ, उनसे फैमिली का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। कैसे? आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियर फैमिली में एक बंदा होता है मर्द, वो मतलब प्रोडक्शन काम करता है, कोई सर्विस करता है, हाँ, वहाँ से जो उसको पैसे मिलते हैं, बाकी जो घर के मेंबर्स होते हैं वो उसको खर्च करते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से हम कहेंगे आज की जो न्यूक्लियर फैमिली है वो कंजप्शन यूनिट है, और ट्रेडिशनल फैमिली वाज ए प्रोडक्शन यूनिट, और आज की जो मॉडर्न फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, ये कंजप्शन यूनिट है। क्या क्या यहाँ पे मेरा एक सवाल यहाँ पे होता है, कंफ्यूजन अराइज होता है, क्या मॉडर्न फैमिली वो रोल प्ले करती है जो फैमिली रोल फैमिली को भी प्ले करना था? जब हम फैमिली की बात करते हैं, क्या वो रोल प्ले होता है? देखिए, जो मेन रोल होता है ना फैमिली का, एक तो प्रोडक्शन ऑफ उनकी सोशलाइजेशन वो तो आज भी होता है। सही बात, एजुकेशन फैमिली आज भी पूरी करती है, चलो बिल्कुल करती है। क्या क्या सोशल फैमिली, वही मैं सोशलाइजेशन की बात कर रहा था। डेफिनेटली होता है। देखिए सर, न्यूक्लियर फैमिलीज में आपको लगता है कि वो जो सोशल रोल फैमिली का है वो फुलफिल हो रहा है या उसमें नहीं, कुछ हद तक कम उसमें डिफरेंस आ गया है। एक जनरल मिथ से पहले मैं आपको जनरल मिथ बोलना चाहता हूँ। सोसाइटी में है आज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं सोशियोलॉजी के, मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को। क्या करते हैं कि हमारा भी एक नोशन है कि टाउन्स में, अर्बन सोसाइटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है और रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिली, लेकिन इट इज अ मिथ। हाँ, ये जरूरी नहीं है। हम गाँव में भी देख सकते हैं, रूरल सोसाइटी में भी देख सकते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज, और अर्बन एरियाज में भी देख सकते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज एज वेल एज जॉइंट। और सोशलिस्ट ये कभी नहीं कह सकता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। न्यूक्लियर ठीक है कि इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन द फैमिली। अगर किसी फैमिली में अकोमोडेटिंग नेचर है 15 बंदों का, तो इट इज बेटर टू बी ज्वाइंट। क्यों? क्योंकि सोशलाइज में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। बच्चे को कम चांस होते हैं गुमराह होने के, क्योंकि बहुत मतलब टाइप ऑफ हम कह सकते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि अगर एंकल है उसका भी वो भी एक रोल अदा करता है कि उसको मतलब उसका बिहेवियर चेंज करने में कर सकता है रोल। तो ये कहना कि मॉडर्न सोच है जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उसमें फर्क पड़ता है, ज़रूरी बात है कि उतनी सोशलाइजेशन नहीं होती जितनी जॉइंट फैमिली में होती। सही। अब ये डिमांड है सोसाइटी की कि आज तक अब जैसे हम बोलते थे एक्सपोजर किस चीज़ को कहेंगे? एक्सपोजर डज नॉट मीन कि मैं आया मैंने ऐसे कपड़े पहने और उसको एक्सपोजर नहीं कहते। एक्सपोजर मीन्स यू हैव टू अकोमोडेट इन द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसी सिचुएशन है उस तरीके से आपको अकोमोडेट करना है। अगर मान लीजिए अब कोई स्टूडेंट आ गया, कोई आ गया तो ऑडियंस के सामने आ रहा है, तो अब ये उस तरीके की हरकत करे तो उसको बोलेंगे हम
एक्सपोजर, वो एक्सपोजर नहीं। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ी एक टर्म है जिसे हम आम कहते हैं सोशलाइजेशन। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि फैमिली का रोल, फैमिली का नर्चरिंग रोल, बायोलॉजिकल रोल फैमिली की, इकोनॉमिकल रोल फैमिली का, एजुकेशनल रोल फैमिली का, या सोशल रोल, तो क्या है ये सोशलाइजेशन? देखिए सर, थोड़ी देर पहले हम कल्चर के बारे में बात कर रहे थे और हमने उस वक्त ये भी बोला कि दुनिया में बहुत सारे कल्चर, सही बात है ना। सही बात। कल्चर में कल्चरल ट्रेटर्स होते हैं। सवाल पैदा होता है कि और एक उस वक्त मैंने पॉइंट बोला, कल्चर इज सोशल, इट इज नॉट नेचुरल। इट इज नॉट नेचुरल। जब एक बच्चा दुनिया में पैदा होता है ना, वो कल्चर कहाँ से सीखता है? अपने घर से, जहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल। उसकी लाइफ। और बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिनसे वो कल्चर सीखता है। उस कल्चर सीखने को बोलते हैं सोशलाइजेशन। कल्चर सीखने को। Socialization is basically a process whereby a child or any individual learns to conform to the norms of the society or the group in which he is a part of. It is a process of एक में कभी जब कोई बंदा गलती करता है हटके, जो सोशल नॉर्म से हटके, तो हम टर्म में ये कहते हैं कि इसकी सोशलाइजेशन नहीं होगी। डिफेक्टिव सोशलाइजेशन हम उसको बोलते हैं। डिफेक्टिव सोशलाइजेशन हुई है। सोशलाइजेशन हुई है। हम आम जबान में हम यूज करते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट सोशल, और हम कहते हैं कि इसकी सोशलाइजेशन नहीं हुई है। तो ये हमें बताइए सोशलाइजेशन क्या है, डिफेक्टिव क्या है, डिफेक्टिव क्या है और करेक्टिव क्या है। शॉर्ट में हम कैसे लर्निंग, सोशलाइजेशन लर्निंग कहा जाता है कि दुनिया में सबसे टफ लैंग्वेज है चाइनीज, है ना। लेकिन चाइना के जो बच्चे हैं उनको वो कौन सिखाता है? जब वो दुनिया में पैदा होते हैं तो उनके जो अपने फैमिली मेंबर और नेबर वगैरह होते हैं उनसे खुद ब खुद सीखते हैं। सही बात। ये हो ना सोशल ट्रेनिंग। Socialization is process whereby a child learns what he has to learn, culture of his what he has to learn, जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का उसको सीखना है, उस सोसाइटी का सीखना है। अब क्या है, अब एक और बात इसमें थोड़ा ऐड होता है, दैट्स कॉल्ड एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इसको सीखनी है, क्यों सीखनी है? क्योंकि अगर अदर कल्चर्स के उसको जानना है। सही बात है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लैंग्वेज कश्मीरी है, ओके, तो मुझे कश्मीरी मैंने सीखा, इट इज माय सोशलाइजेशन। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इंग्लिश भी सीखनी है। सही बात। तो मुझे एंटिसिपेट करना, उस चीज को एंटिसिपेट करना, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी में एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो ये बहुत सारे टर्म्स है। कैसा मेरा एक बात मैं यहाँ ऐड करूँगा, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, सही है, सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज होता है वेदर ही इज अ बॉय और अ गर्ल। अगर बॉय होगा तो उसके लिए हम अलग से सोशलाइजेशन करते हैं, अगर गर्ल पैदा होगी तो उसका अलग सोशलाइजेशन होता है, उसको जेंडर सोशलाइजेशन। ठीक है, यानी जेंडर मीन्स व्हेन वी हैव डिफरेंशियल रोल्स फॉर अ बॉय एंड अ गर्ल, डिफरेंशियल रोल। बट उसमें प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में, मैं आपको बताऊंगा कैसे। हमने कहा कि जब हमारे घर में लड़की पैदा होती है तो हम उसको कहते हैं कि नहीं आप सीखो, आपको दूसरे घर जाना है। घर का काम करना। तो जेंडर सोशलाइजेशन इज इन माय सेंस इज अ प्रॉब्लम। मतलब है ये, मतलब नहीं हो डिस्क्रिमिनेशन, वो इस सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? या मतलब आपको उस घर में जाना है, मतलब शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर व्यूज, शी कैन नॉट एक्सप्रेस हर एम, इवन हर एम। अगर उसकी एम है डॉक्टर बनना तो उसको वो एक्सप्रेस ही नहीं करती क्योंकि हमने उसको एक्सपोजर नहीं दिया। हम उसको उन चीजों को उस पे थ्रस्ट कर रहे हैं जो चीज हम चाहते हैं। तो इसीलिए सोशलाइजेशन का मतलब है कि व्हाट सोसाइटी वांट्स यू टू लर्न। पिछली सोसाइटी में इतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी तो इतना भी कंसेप्ट नहीं था। आज की सोसाइटी में डिमांड है, आप अगर मेल है फीमेल है, आप फीमेल को भी आगे बढ़ना है। तो आज की सोसाइटी में अब घर में हम उसको नहीं बोल सकते कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ डॉक्टर, यू कैन बिकम अ पायलट, यू कैन बिकम एनीथिंग व्हाटएवर द सोसाइटी डिमांड्स। सोसाइटी डिमांड जब एक बच्चा पैदा हो गया ना, वो बहुत सारे लोगों से सीखता है। सबसे ज्यादा वो फैमिली से सीखता है, अपनी फैमिली से। जो बेसिक उसकी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन वो फैमिली में होती है। फैमिली को छोड़ के फ्रेंड से कुछ सीखता है, स्कूल में कुछ सीखता है, और आजकल मीडिया है, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इन सबको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, मीडिया एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये एजेंट्स हमेशा करेक्टिव होते हैं या समटाइम्स ये करेक्टिव भी होते हैं, डिफेक्टिव भी होते हैं? नहीं, अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ चलेंगे तो आपकी सोशलाइजेशन भी अच्छी होगी। अगर आप किसी चोर के साथ चलेंगे तो आई थिंक हमने पहले डिस्कस किया था कि सोशलाइजेशन मीन्स लर्निंग। अब अगर पीयर ग्रुप में आपके जो पीयर मेंबर्स है दे आर डिफेक्टिव, दे आर नॉट रनिंग विद द नॉर्मल एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, तो आप में भी आ सकता है, लेकिन सोशलाइजेशन हो गई आप। सही बात, वो एजेंट है। क्लियर, ये तो क्लियर है। हमारा एक और कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, कल्चर, फैमिली के बाद या सोशलाइजेशन के बाद मैरिज।
बहुत डिफिकल्ट है मैरिज को डिफाइन करना। डिफरेंट सोशल नॉर्म्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ की इस पे एट्रीब्यूट अपने तरीके से करते हैं। एक कल्चर एकोमोडेट मैरिज को एक तरीके से करता है, दूसरा दूसरे तरीके। तो एक कॉमन डेफिनेशन क्या है मैरिज की, व्हाट मैरिज इज, यानी कॉमन सेंस। यानी हम नहीं जाएंगे फलानी स्कॉलर ने ये कहा है, फलानी स्कॉलर ने ये कहा है। यूएस की सोसाइटी में मैरिज की डेफिनेशन डिफरेंट है, हमारे यहाँ डिफरेंट है। देखिए, मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। सोशली अप्रूव, सोशल अप्रूवल देखिए, अगर एक लड़का और एक लड़की है, उनके बीच में अफेयर चल रहा है, देखिए उसको सोशल अप्रूवल नहीं है। सोशल अप्रूवल, कोहैबिटेशन सर ने बोला था ना, लिव इन रिलेशनशिप। अगर उनमें बच्चे भी होंगे लेकिन उसको सोशल अप्रूवल नहीं है, वो उसको मैरिज नहीं बोल सकते। सही बात है। जनरल जो मैरिज की डेफिनेशन है, इट इज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। To have children. जनरल डेफिनेशन ये, लेकिन रेयर केसेस में हम पुराने ज़माने में हुआ करते थे, कभी एंडोगैमी होती, सॉरी ये पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी, उनको छोड़ के आजकल जो मोनोगैमी है उसमें यही तो सारा आगे एक एक्चुअली देखो क्या है सर, अगर हम मैरिज में जो सबसे मसला मेन है, जो मेन एम है, दैट इज प्रोक्रिएशन, दैट इज get children. यस। Okay. क्योंकि आपको पता है वी आर मुस्लिम्स, वी नो द हिस्ट्री। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया, उसने हज़रत हवा को भी बनाया, तो इन दोनों के दरमियान तब तक सोशली परमिशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं हुई जब तक मैरिज नहीं। सही। तो इन दोनों को निकाह में बांधा गया, तब जाके उनको परमिशन मिली कि प्रोक्रिएट करने की। Okay. हाँ, ये बायोलॉजिकल एम भी है, सोशल एम भी है, किसकी, मैरिज की। सही बात। तो इससे क्या होता है, इसी से फिर फैमिली का आगाज होता है। इसको हम फैमिली में बोलते हैं एफिनल रिलेशन। हाँ, ये एफिनल रिलेशन मैरिज से ही बन जाती है। मैरिज इज रूटेड इन द फैमिली। यस एग्जैक्टली। मैरिज फैमिली तब बन जाती है जब क्या होती है, एफिनल। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है कि पहले एफिनल है पहले की कंसेंसस है, नहीं पहले एफिनल। क्यों? क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स वी हैव टू फॉलो ऑन दैट थिंग दैट पहले हज़रत आदम और हवा का निकाह हुआ तो एफिनल बन गया, उसके बाद प्रोक्रेशन हुई, फिर कंसेंसस पे बर्थ रिलेशंस हो गई। सही बात है। डॉक्टर साहब, इस मैरिज में मुझे एक बात और याद आई कि कुछ रिलीजन्स में इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कुछ में वो डिवाइन माना जाता है। ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये डिवाइन क्या होता है? वो बच्चे पूछते हैं जो यार अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होती है कि सर हिंदुइज्म में ये डिवाइन है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हिंदुइज्म में कहा जाता है मैरिज इज सैक्रेमेंट। सेकंड, इट इज अ बॉन्ड व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन। बीच के नाम यस, सात जन्मों तक। यस, लेकिन इस्लाम में कहा जाता है कि मुस्लिम्स में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन मैन एंड वुमन। नहीं, उससे बहुत सारे फिर अपोजिशंस हो गई कि जब हम डायरेक्टली मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो, एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर नहीं, सोसाइटी में नोशन डिफरेंट है तो डिवोर्स में सोसाइटी में हिंदुइज्म में डिवोर्स ट्रेडिशनली अलाउड नहीं, ट्रेडिशनली अलाउड नहीं था, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ग्रांट किया। हिंदू मैरिज एक्ट में फिर उनको ग्रांट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि दे कैन आल्सो अंडरगो द डाइवोर्स। लेकिन इस्लाम में भी डाइवोर्स देना मतलब कोशिश है कि ना दिया जाए। सही बात है, सही तो बात। इस लिहाज से हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लेकर के इस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेना है कि डिसोल्यूशन यू कैन रिजॉल्व इट एनी टाइम। डिसोल्यूशन होती है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज इन इस्लाम इट इज आल्सो सैक्रेमेंट। अदरवाइज इन इस्लाम इट इज आल्सो सैक्रेमेंट, इट इज आल्सो बोथ सैक्रेमेंट एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं मैरिज और रिलीजन के साथ अगर हम देखे जाए सारे वर्ल्ड में, तो एक रिलेशन बनती है मैरिज और रिलीजन के साथ। मैरिज इज बेसिकली डन इन अ मैनर व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलीजन, व्हिच प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलीजन। तो एक रिलेशन बनती है, अगर हम सारे का देखा जाए, हिंदुइज्म का देखा जाए, इस्लाम का देखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है रिलीजन। रिलीजन भी इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू डिफाइन बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। और मैं यहाँ जो मैंने पढ़ा है रिलीजन, तो मुझे लगा कि इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू से एनीबॉडी दैट इज एथीस्ट। जब उनका व्यू पॉइंट करना हम आगे देखते हो, जब हम गहराई से ही ना किसी को देखते हैं, जिसे हम जनरली कहते हैं, बहुत सारे मिथ भी है सोसाइटी में जिन्होंने लोगों ने अप्रूव किया है दैट द पर्सन इज एथीस्ट कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक, लेकिन हकीकत में वो उन्होंने वो बात नहीं की होगी। मैं एक एग्जांपल, जैसे आपको पता है नीट्शे की डेथ ऑफ द गॉड, लेकिन उन्होंने गॉड की डेथ नहीं लिखी थी, उन्होंने दूसरी चीजों की डेथ लिखी। लोगों ने बोला लेकिन लोगों ने बोला कि इसमें डेथ ऑफ द गॉड लिखी है, तो इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली सर। देखिए क्या है, देखिए क्या, जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो डिफरेंट डेफिनेशंस, तो वो तो उस पर हम नहीं जाएंगे, किसने क्या डेफिनेशन दी है, किसने क्या डेफिनेशन दी है, वो तो उसको हम छोड़ के यहाँ चलेंगे। क्योंकि जो रिलीजन है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स इन सोसाइटी। रिलीजियस आइडेंटिटी, इकोनॉमिक आइडेंटिटी भी है, लेकिन जब हम जनरल में देखते हैं फिर ज्यादा क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटी। वो रिलीजियस आइडेंटिटी। उसके लिए सोशल जस्टिस ने 3 चीजों को कैटेगराइज किया है।
एक को हम बोलते हैं थीस्ट, सही बात, दूसरे को बोलते हैं एथिस्ट, एथिस्ट, और तीसरा है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, हाँ, जो थीस्ट होते हैं दे बिलीव ऑन गॉड, दे बिलीव ऑन हाँ। बिलीवर्स, बिलीवर्स, हाँ, बिलीवर, जो एथिस्ट है कॉमन डेफिनेशन में कॉमन दे डोंट बिलीव ऑन गॉड, लेकिन हालांकि असल में वो भी नहीं, असल में वो भी नहीं, वो डेफिनेशन, हाँ वो भी नहीं, लेकिन जो एग्नोस्टिक्स है वो दे से दैट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिलीजन, वेदर इट इज अ गुड और इट्स अ बैड, इट इज अ गॉड, वी डोंट गो, they are in a confused state. दे आर इन दैट्स द कंसेप्ट, दे स्टडी रिलीजन लाइक दिस, बट दे कैन नॉट गिव द ऑथेंटिसिटी ऑफ सुपरनेचुरल। तो कॉमन डेफिनेशन क्या है रिलीजन? We can define religion in theological way as well as in a sociological sense. पहले ये बताइए थियोलॉजिकल क्या है और सोशियोलॉजिकल क्या है? तो बहुत सारे हमारे बच्चों In a के theological sense, religion is a belief in supernatural power. थियोलॉजियंस को हम कहेंगे, जो बिलीव करते हैं वो religion। रिलीजन, Yes, एग्जैक्टली। It's a religion. तो ये है उनका पर्सपेक्टिव जो रिलीजन पढ़ते हैं। Yes, religion is a belief in This is supernatural scholars. power. Religious scholars And these supernatural powers are supposed to direct the control into this world. दुनिया जो चलता है वही चलाती है उसको supernatural power. सही बात है। सोशियोलॉजी में बोलते हैं religion is a social institution which is composed of a unified set of beliefs and practices which gives meaning to life and unites believers in the community. तो आपने जो टर्म इस्तेमाल की सोशियोलॉजी में वो है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन, Social institution. ये सोशल इंस्टीट्यूशन। तो क्या हम कहेंगे कि रिलीजन एक नेसेसिटी है? जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, इसमें आपको यहाँ पे ऐड करूंगा मैं कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, देखो क्या है, इमाल दुर्खेम एक सोशलिस्ट है, फंक्शनल सोशलिस्ट हम उसको बोलते हैं, तो वो एक डेफिनेशन देता है रिलीजन की, इट्स ए गिलू, इट इज अ गिल्यू, दैट स्टिक सोसाइटी टुगेदर। सही, तो दैट मीन्स सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान इट एक्ट्स एज ए गिलू, इसी से सोसाइटी चलती है। अगर सोशल तब तक कुछ नहीं जब तक पीछे रिलीजियस नहीं है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल में देखें सारे, अगर पॉपुलेशन थ्रू आउट वर्ल्ड हम देखें, थ्रू आउट यूनिवर्स देखें, थ्रू आउट वर्ल्ड देखें, 0.5% ऐसे लोग हैं दोज हु कैन कॉल एज एथीस्ट इन दैट सेंस। सही बात, 99.5% आर थीस्ट्स, who believe in हाँ, God in one चाहे way or हिंदुइज्म another। है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे जैनिज्म है, सिखिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म जिनको हम बोलते हैं कि इनके पास गॉड ही नहीं है, जैनिज्म इनको बोल, लेकिन दे टू बिलीव ऑन रिलीजन, They too believe on religion। तो वहां पे कंसेप्ट ही नहीं है कि ये गॉड है, लेकिन रिलीजन है। जैसे इबी सर ने बोला यूनिफाइड सेट ऑफ बिलीफ्स दैट आर रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स, दैट आर रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स। तो इस लिहाज से अब देखो क्या है, रिलीजन का एक और एम है हमारे समाज में, जहाँ पे लॉजिक और रीजन फेल होता है वहाँ रिलीजन स्टार्ट, वहाँ पे रिलीजन स्टार्ट। अब वहाँ पे मैं थोड़ी एग्जांपल आपको दूंगा एक। अगर हम एक स्कॉलर है सोशियोलॉजी में जिसका नाम है क्लिफर्ड गर्ट्ज, इसने एक कंसेप्ट दिया है रिलीजियस सिंबल्स, तो वो स्टडी करता है रिलीजियस सिस्टम, स्टडी ऑफ सिंबल्स। तो आइकॉनिक सिंबॉलिक मींस आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन। तो वहाँ पे वो 3 कंसेप्ट देता है। एक कंसेप्ट देता है लिमिट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, उसमें कहता है कि जब ह्यूमन कैपेसिटी फेल हो जाती है तब इंसान को रेस्क्यू करने के लिए रिलीजन आता है। एग्जाम्पल वो इसमें देता है कि अगर कभी कोई अर्थक्वेक आता है, उस अर्थक्वेक में हमने देखा 1000 लोग मर गए, तो 2 दिन के बाद जब वहां पे खुदाई होती है तो एक 4 साल का बच्चा जिंदा पाया जाता है। तो उस चीज पे जो हमारा लॉजिक और रीजन वहां पे फेल हो जाता है, तो उसमें हमें कौन गाइड करता है? रिलीजन। एक और वो बोलता है लिमिट्स ऑफ पावर एंड एंड्योरेंस, उसमें वो क्या कहता है कि अगर हम देखिए सोसाइटी में कोई बंदा सफर हो रहा है, बहुत ज्यादा सफर हो रहा है, ज्यादा सफर हो रहा है, यानी उस पर मुसीबतों का पहाड़ आ जाता है, लेकिन बिलीवर है रिलीजन का, वो क्या करता है? वो कहता है कि नहीं, अगर यहाँ नहीं तो हेयर आफ्टर मुझे रिस्क मिलेगा, यहाँ पे सफरिंग है लेकिन वहाँ पे यहाँ एक और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट उसमें एक और चीज है मॉरल इनसाइट, लिमिट्स ऑफ मॉरल इनसाइट। हम देखते हैं कभी कभी हमारे जहन में आता है कि जब हम रिलीजन बिलीव करते हैं कि हम कहते हैं कि जो गंदा आदमी है, बैड पीपुल, तो अल्लाह ताला तो उनके साथ है नहीं, गॉड तो उनके साथ नहीं है, लेकिन वो दिन हर रोज तरक्की करते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं कि बैड पीपल आर गेटिंग गुड थिंग्स एंड गुड पीपल आर सफरिंग, बट वहाँ पे भी रिलीजन रिस्ट्रिक्ट पे आता है, ठीक है? तो बैड पीपल का जो अंजाम आखिर में है वो खराब। सही बात है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब एक और कंसेप्ट है हमारा सोशियोलॉजी में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो क्या है ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, किस चीज़ को सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? These are actually 2 terms, social differentiation and social stratification. Social differentiation and another social stratification. Social differentiation is simply a process where people cultivate differences. सही बात है। कोई छोटा है, कोई मिडिल एज में, कोई ओल्ड है, हाँ,
तो कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई फेयर है, कोई ब्लैक है, कोई सोशल डिफरेंसेशन। सोशल डिफरेंशिएशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में जो इकोनॉमी है ना, कुछ ग्रुप्स हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा दौलत होती है, कुछ होते हैं उनके पास दौलत कम होती है, और कुछ की दौलत मिडल रेंज में होती है। उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इट इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप्स व्हिच आर द रैंक्ड एज सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर। इट इज़ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप्स विद सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। इसे हियरार्की का स्ट्रक्चर। Hierarchy. Some are at the upper strata, some are at the middle strata, and some are at the lower इसको strata. मैं थोड़ा ऐड करूँगा यहाँ This is पे। social डिफरेंशिएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम बट स्ट्रैटिफिकेशन इज अ It is a problem. स्ट्रैटिफिकेशन। प्रॉब्लम। डिफरेंशिएशन इज नॉट This is the in India we have caste system. We have 4 castes. ओके। We have क्षत्रियास, ब्राह्मण, Brahmanas, शूद्रास, वैश्यास। Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, And Shudras, And and we have as well as 50th category untouchables. untouchables. These are different strata. The upper strata, Brahmanas, सही बात। they are teachers and preachers. Kshatriyas are kings and soldiers. Then Vaishyas are merchants and traders. Shudras are the serving castes. सर्विंग कास्ट। These untouchables are they are scavengers. सिकेवेंजर्स। It is social stratification. The upper strata they have higher status. The lower they have very lower status. It is social stratification. बट Then we divide society into units or groups and attach hierarchy to them. Superiority, inferiority is social बट stratification. वन थिंग यहाँ पे मैं ऐड करूँगा सर, आयरनी क्या है कि अब हिंदुइज्म में है दिस कास्ट सिस्टम, इस्लाम में नहीं है कहीं पे कास्ट में, लेकिन प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस होता है। Practice जैसे हम मैरिज में कहते हैं एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी का मतलब है कि मैरिज विद इन वनज ओन ग्रुप। सही। अगर कोई कास्ट अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करता तो अपनी कास्ट में ही शादी करता, दैट मींस एंडोगेमी। उससे नहीं निकलता। तो उससे नहीं निकलता। तो आयरनी यही है कि अगर इस्लाम ने कहीं पे कास्ट सिस्टम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन देखी जा रही है, प्रैक्टिस हो रही है सोसाइटी में। अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि इल्यूमिनेशन, जैसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्कोप बढ़ रहा है दिन ब दिन तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? हमें चेंज लानी है। सोशलिस्ट का काम है कि सोशलिस्ट का काम पहले काम का कहाँ, पहले घर से स्टार्ट करना है हमको। अपने घर से स्टार्ट करो, क्योंकि इनिशिएटिव कोई लेना चाहिए। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपने बोला ना, एक टर्म है एस्केलेटेड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी जो मैंने बोला ना, डिफरेंट स्ट्रैटा है। एक लेवल से ऊपर दूसरे लेवल पर। Yes, we can have actually 2 types of societies: open societies and closed societies. क्लोजर सोसाइटी। There are some societies where mobility is not possible. This movement of people from one strata to another, this is called mobility. It is not allowed. इट इज नॉट They अलाउड। are called closed societies. क्लोजर सोसाइटी। Yes, लाइक caste system. लाइक किस सोसाइटी की बात? Caste system. कास्ट सिस्टम। सही इसमें बात है। एक कास्ट सिस्टम में जो है ना, मेंबरशिप, मेंबरशिप इट इज डिपेंड्स ऑन बर्थ। जो ब्राह्मण में पैदा हो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा। सही बात। जो शूद्र में पैदा हो शूद्र हमेशा है ना। इट इज क्लोज्ड सोसाइटी। अब आजकल की जो सोसाइटीज है ओपन सोसाइटी। देयर ओपन सोसाइटी, वहां सोशल There are some मोबिलिटी people who can move from lower strata to to higher higher strata. strata. It is To called higher strata. it is called a upward. It is called a vertical mobility. वर्टिकल मोबिलिटी। Yes. वर्टिकल। There are some societies where this is permitted. In most of the modern societies are open societies. Movement from one position to another position is allowed. डॉक्टर साहब वो फिर क्या है This is संस्कृताइजेशन? तो वो मैं Level से आगे बोलूँगा सर। सही बात। अगर एक पर्सन लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन या अपर से Upward. लोअर से अपर या अपर से अपर से लोअर, लोअर, इन्हें दोनों वे में, दोनों वे में, उसको बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी। Yes. अब अगर उसका स्टेटस इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल कोई क्लर्क है, उसका प्रमोशन हो गया, या उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, वो बड़ा ऑफिसर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया। यस, इट इज कॉल्ड अपवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड मोबिलिटी। वर्टिकल भी है लेकिन अपवर्ड मोबिलिटी है। अब अगर कोई पर्सन है, उसका डिमोशन हो गया, वो अपर स्ट्रेटा से नीचे इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मोबिलिटी। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों को बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी। एक और टाइप है इसका हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मींस व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट चेंज इन स्टेटस। विदाउट चेंज। एक लेक्चरर एक हायर सेकेंडरी या कॉलेज से ट्रांसफर होकर दूसरी हायर सेकेंडरी या कॉलेज में चला लेवल वही तो वहाँ रहती पे है, वो लेकिन लेक्चर आते हैं। वहाँ पे भी वही, उसकी पोजीशन चेंज नहीं। यस, तो आपने अभी बोला संस्कृताइजेशन है। एमएस श्रीनिवास ने देखा, उसने जो अपना रिसर्च किया, हालांकि ट्रेडिशनल जो मैंने अभी बोला कास्ट सिस्टम जो है ये क्लोज सोसाइटी था, इसमें मोबिलिटी अलाउड नहीं था, लेकिन उसने देखा कहीं पे कुछ लोअर कास्ट अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको रेज करने के लिए अपर कास्ट उसको फॉलो कर रहे थे। सही बात। तो उसी ने उसको बोला संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन। इट इज अ प्रोसेस वेयर द लोअर कास्ट इमिटेट द कस्टमर्स बिलीफ को चेंज करके फिर जनरेशन ऑफ हायर। हम इस सारी जो हमने डिस्कस की इसमें चेंज आ रही है।
तो इस चेंज को हम सोशल चेंज कहेंगे। तो क्या है ये सोशल चेंज? देखिए सर, सोशल चेंज बताने से पहले मैं कल्चरल चेंज बोलूँगा। कल्चर तो हमने भी डिस्कस किया ऑलरेडी। कल्चरल चेंज, कल्चर में ट्रेड्स होते हैं। अगर कल्चर के किसी एस्पेक्ट में चेंज आए, देखिए सर म्यूजिक की बात करेंगे, पुराने ज़माने का जो सॉफ्ट म्यूजिक होता था आज फास्ट म्यूजिक होता है। ड्रेस की बात करेंगे, ड्रेस में चेंजेस आती है, हेयर स्टाइल में चेंजेस आती है, आज वो नई नई हेयर स्टाइल्स आती है ना, बात करने के तरीके में चेंज आती है, लैंग्वेजेस में चेंज आती है, उन सबको बोलते हैं कल्चरल चेंजेस। लेकिन उन कल्चरल चेंजेस में कुछ ऐसी चेंजेस होती है जिनसे पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है, उसको बोलते हैं सोशल चेंज। ओवरऑल अगर सब कुछ चेंज हो जाए, यस, सोशल चेंज इज a change which occurs in social organization, that is structure and function of society. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी, Yes. जो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज कर, जो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज, सारे जैसे function मैं ही एग्जांपल change दूंगा सर। कल्चर में सिर्फ फंक्शन 1947 तक इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, सही बात है ना। लेकिन 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, एक नया सिस्टम पैदा हो गया, दिस इज सोशल चेंज। इट इज सोशल चेंज, सही बात, जिससे पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। सही। इट इज अ चेंज व्हिच occurs in social organization. डॉक्टर साहब मेरा लास्ट सवाल, हम सारे कंसेप्ट्स पे इनको सब कंसेप्ट्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उम्मीद है कि हम दूसरे वीडियो में कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करें। लेकिन एक लैक ऑफ अवेयरनेस है पढ़ने वालों में और आम पब्लिक में कि पता नहीं है कि अप्लाइड पार्ट क्या है। हर किसी सब्जेक्ट का एक अप्लाइड पार्ट होता है। अप्लाइड पार्ट मीन्स प्रैक्टिकली इंसान को क्या मिलता है वो पढ़ के। एक तो होता है बटर और ब्रेड एंड बटर है, वो तो पता ही है इमीडिएट। क्या है अप्लाइड जो पार्ट है सोशियोलॉजी का, वो क्या है? अप्लाइड एस्पेक्ट इसका क्या है? सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद क्या इंसान को मिलेगा? अप्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अप्लाइड एकेडमिक को छोड़ के, एकेडमिक को छोड़ के। तो सोशियोलॉजी इंसान को, जैसे मैंने पहले भी बोला था, सोशिएबल बनाए, ये मेन अप्लाइड पार्ट है इसका। क्या हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एनिमल? एग्जैक्टली, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है, लेकिन बिहेवियर भी कलेक्टिव, बिहेवियर भी कर, नॉट इंडिविजुअल। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में सिर्फ ये डिफरेंस। साइकोलॉजी में इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी किया जाता है इंसान का, सोशियोलॉजी में कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर। तो ये ह्यूमन बिहेवियर कलेक्टिव, जब आप जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि दिस थिंग, जैसे इथनोसेंट्रिज्म की भी बात आई, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अब आप सोशियोलॉजी ने आपको बोला इट इज अ प्रॉब्लम, इट्स ए कल्चरल प्रॉब्लम, तो ये फिर सोशल प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये सोशल प्रॉब्लम आपको सोशियोलॉजी ने बोली, तो आपका जहन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप कहोगे कि नहीं, देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ इथनोसेंट्रिज्म, देयर इज कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। सही बात है, ये मेन है। देखिए सर, असल में सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी का बेसिक पर्पज है कि सोसाइटीज़ के बारे में नॉलेज एनरिल, ठीक है, सही बात है। लेकिन वो नॉलेज यूजफुल नॉलेज है। उस नॉलेज को सोशल वर्क है ना, एकेडमिक डिसिप्लिन, वो उसको इम्प्लीमेंट करके मतलब जो सोशल रिफॉर्म है रिफॉर्म कर सकते हैं। हमारी सोसाइटीज़ में कुछ लोग होते हैं जो BPL होते हैं ना, जो स्कॉलरशिप दी जाती है, वो सोशियोलॉजी की नॉलेज की बुनियाद पे ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे सोशियोलॉजी नॉलेज यूजफुल है। तो सोशियोलॉजी उसमें फील्ड्स की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे फील्ड्स इसमें हैं, अगर अदर देन एकेडमिक, जैसे क्रिमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्राइम्स। सोशियोलॉजी बैकग्राउंड वाला स्टडी ऑफ क्राइम्स भी कर सकता है, उसमें भी उसको स्कोप है। जीरो एंटोलॉजी एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की। जीरो एंटोलॉजी में स्टडी ऑफ ओल्ड एज, जैसे ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, उसकी मतलब स्टडी कर सकता है। वुमेन स्टडीज है, या डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी है, ओके, वुमेन स्टडीज है, या जैसे अभी हम बोल रहे थे सोशल वर्क, ये सारे फील्ड इसमें कवर होते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी इसको रिवील करता है, सोशियोलॉजी इन चीज को रिवील करके फिर अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन बन जाते हैं। जैसे वुमेन स्टडीज का डिसिप्लिन अलग बन गया, लेकिन रिवील किसने किया? देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डन टू वुमेन फोक, तो ये हाईलाइट किसने किया? सोशियोलॉजी। तब जाके फिर ब्रांच बन गई वुमेन स्टडीज की। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो इन सोशियोलॉजी के टॉपिक्स को गौर से देखेंगे और उनके जहन में बहुत सारे इससे जुड़े रिलेटेड क्वेश्चंस उठेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके उन रिलेटेड क्वायरीज़ का, रिलेटेड क्वेश्चंस का। आज के लिए बस इतना ही। हमें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो कुछ सब्जेक्ट्स के मुताबिक हमारे जो जनरलिटी की हम बात करें, हमारी सोसाइटी की जब बात करें, वो जो मिस इंटरप्रिटेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको दूर किया जा सके।
विश यू ऑल द बेस्ट खुदा